नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके पूर्व विधायक मालचंद्र के एक बार फिर से बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच मालचंद्र खुद सामने आए हैं। मालचंद्र ने बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन किया है। मालचंद्र ने कहा है कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही है और कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस में कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा बने रहेंगे और बीजेपी में वापस जाने का सवाल ही नहीं है। बताया जा रहा है कि मालचंद्र के फिर से बीजेपी जाने की खबरों के बीच कांग्रेस हाईकमान हरकत में आया और तुरंत ही मालचंद्र से बात की गई, जिसके बाद मालचंद्र को बयान जारी करने के लिए कहा गया और अब मालचंद्र ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि मालचंद्र को बीजेपी की तरफ से पुरोला का टिकट देने का वादा किया जा रहा है और खबरें ये भी थी कि टिकट मिलने के एवज में मालचंद्र कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी जा सकते हैं। हालांकि अब इसका खंडन कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुआ हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और निष्ठावान कार्यकर्ता के जैसे कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता रहूँगा और एक सिपाही की तरह पार्टी का काम आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करूँगा। किसी प्रकार से कोई भी दुविधा नहीं है कि जो टीवी चैनलों पे किसी के माध्यम से चलाया जा रहा है वो गलत है। मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, एक तरफ तो यहां पर मालचंद ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ अफवाहों को लेकर जो बाजार गर्म था उसको भी यहां पर साफ कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और कांग्रेस के वो सिपाही हैं और कांग्रेस में ही रहकर काम करेंगे। बिल्कुल चांदनी, जो मालचंद है वो पुरोला से बीजेपी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं और 2017 में वो कांग्रेस के राजकुमार से चुनाव हार गए थे। लेकिन अब जब 2022 आते आते जो कांग्रेस के विधायक थे राजकुमार, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और इससे नाराज होकर मालचंद ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। ये लगातार चर्चा रही है कि बीजेपी एक बार फिर से मालचंद को वापस उनकी घर वापसी हो सकती है। आज हमने जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से इस बात पे क्लेरिफिकेशन देने के लिए कहा तो उन्होंने बकायदा ये बात कही कि यदि मालचंद बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इन्हीं बयानों से ये पूरा मामला तूल पकड़ा और आनंद फानंद में इससे कांग्रेस हाईकमान भी हरकत में आया और उसके तत्काल बाद मालचंद ने बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से डिनाई किया कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी नहीं जाने वाले, वो कांग्रेस के सिपाही हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मालचंद ने ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस में रहकर ही काम करेंगे। कांग्रेस में टिकट की लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। उधर आपको बता दें कि हरीश रावत को लेकर रामनगर से नई खबर भी आ रही है। रामनगर सीट पर कांग्रेस की 4 में से 3 दावेदारों ने हरीश रावत के समर्थन में अपनी दावेदारी वापस ले ली है और प्रस्ताव पास करके पार्टी को भेज दिया है। तीनों ही दावेदारों ने कहा है कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़े। संजय नेगी, पुष्कर दुर्गापाल और आशा विष्ट ने हरीश रावत से रामनगर आकर चुनाव लड़ने की मांग की है और कहा है कि अगर हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी दावेदारी वापस लेते हैं। हालांकि रामनगर सीट पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत पिछले चुनाव लड़े थे और रणजीत रावत इस बार भी सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। वहीं हरीश रावत की सीट को लेकर इस बार कई कयास भी है। डीडी हाट में तो सभी कांग्रेस दावेदारों ने हरदा के समर्थन में प्रस्ताव पास किया था और यहाँ 4 में से 3 ने रावत का समर्थन किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने विकल्प के तौर पर 2 सीटें इस प्रदेश में अपने लिए जो है होल्ड करा रखी हैं, जिसमें से एक रामनगर और एक डीडी हाट है, जिसका आज हमने प्रस्ताव बनाकर हम तीनों दावेदारों ने एक राय होकर ये कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यदि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम तीनों अपना जो हमारी दावेदारी है हम उस दावेदारी को वापस लेते हैं। 4 दावेदार थे, तीनों एक राय होकर हरीश रावत जी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं और चौथे जो यहाँ पर दावेदार हैं मुख्य रूप से हरीश रावत जी, उनसे भी बात करेंगे, उन्हें भी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। हरीश रावत जी हमारे हाईकमान हैं। जब उन्होंने रामनगर से लड़ना है तो दूसरे का तो जिक्र ही नहीं आना है, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा तो कहने का सवाल ही नहीं है। हरीश रावत जी सर्वमान्य नेता हैं और वो लड़ेंगे, हम सब उनके साथ हैं। नहीं लड़ेंगे तो वो परिस्थिति बताएगी।
दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की 10 घंटे तक मैराथन बैठक हुई है और ये मीटिंग कल रात 11 बजे तक चली है, जिसमें 50 सीटों पर नाम तय किए गए हैं और ये नाम अब सीईसी को भेजे जाएंगे। कल सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीईसी की मीटिंग होगी, जिसमें तय किए गए 50 सीटों के नाम पर चर्चा होगी और आज फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें टिकटों को लेकर चर्चा हो रही है। आज दोबारा से सीईसी की बैठक से पहले नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने न्यूज 18 से बात की है और कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक लिस्ट जारी हो जाएगी। लिस्ट में जिन भी लोगों के नाम हैं उनमें किसी तरीके का मतभेद नहीं है। हमारी पार्टी के सभी नेता एक है और सभी लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कल उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक थी वो रात 11 बजे चली और आज सुबह फिर अभी कुछ देर बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। प्रीतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगभग 30 से 35 नामों पर मोहर आज लग सकती है। प्रीतम सिंह जी से बात करते हैं। सर, कल 11 बजे तक आप लोगों की बैठक चली, अभी फिर बैठक है, क्या उम्मीद करें कि कब तक पहली लिस्ट आ जाएगी? नहीं, देखिए, अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है जिसमें बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई, कुछ नामों पर आज चर्चा होगी और मैं समझता हूँ कि कल सीईसी की बैठक है, उसमें जो है जिन नामों पर सहमति बनेगी वो सूची जो है प्रकाशित हो जाएगी। कितने नामों पर है कि पहली लिस्ट जो आप लोगों की आएगी उसमें लगभग कितने नाम होंगे? अब उसमें देखिए, क्योंकि आज भी चर्चा होनी है तो इसलिए अभी संख्या बता पाना बड़ा मुश्किल है। सर, ये तीसरी बैठक है आप लोगों की दिल्ली में, तो अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है, तो कुछ पेच फंसा है क्या? नहीं, देखिए, कहीं पर कोई पेच नहीं है। बहुत सारे साथी जो है टिकट चाहते हैं और जब बहुत सारे लोग टिकट के दावेदार होते हैं तो पार्टी की ये कोशिश होती है कि हम जिताऊ प्रत्याशी को जो है मैदान में उतारने का काम करें, तो इसलिए उसमें समय तो लगेगा ही। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे प्रीतम सिंह जी जिनका साफ कहना था कि कल पहली लिस्ट फाइनल हो सकती है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी ने आज से वर्चुअल जनसभा की शुरुआत की है। आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा में लोगों को वर्चुअली संबोधित किया है। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए बद्रीनाथ की जनता से 2022 के लिए आशीर्वाद मांगा है और उसके साथ ही सीएम ने कहा है कि अब वो 3 से 4 विधानसभा में रोज वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं एक परिवार से एक टिकट की बात पर सीएम ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और ये देश कल काल परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और यही बात हर सीट पर टिकट के दावेदारों पर लागू होगी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि उत्तराखंड बीजेपी में टिकटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। शनिवार को पार्टी ने कोर ग्रुप समिति की मीटिंग बुलाई है, जिसमें दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा और फिर दिल्ली से फाइनल नामों की घोषणा होगी। बीजेपी के लिए टिकट आवंटन इस बार महाभारत साबित होने जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी अलग अलग लेवल पर कई बार रायशुमारी कर चुकी है। सभी 70 विधानसभाओं में ऑब्जर्वर भेजकर दावेदारों की लिस्ट भी मंगा ली गई है। एक एक सीट से कई दावेदार हैं, लिहाजा अब कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैक टू बैक मीटिंग्स बुलाकर इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। कोर ग्रुप की बैठक में मुझे लगता है प्रत्याशियों पर विचार विमर्श होगा। जो रायशुमारी आई है उसके जो पैनल बनेंगे और चुनाव समिति की बैठक में आगामी जो चुनाव लड़ना है सारा, उसकी जो तैयारी है उसकी समीक्षा होगी। मीटिंग में हर सीट से 3-3 दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे बंद लिफाफे में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड 21 जनवरी से पहले कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। कल कोर ग्रुप की बैठक होने की संभावना है। कल ही स्टेट का चुनाव समिति की बैठक होने की संभावना है। परसों हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली भी बातचीत होगी। उसके बाद फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, तो उसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा तब हम घोषित करेंगे। यूपी के बगाव से डरी बीजेपी उत्तराखंड में फूंक कर कदम रख रही है। करीब दर्जन भर सीटें उसके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसमें लैंसडौन, कोटद्वार, रायपुर, भीमताल, केदारनाथ जैसी सीटें तो शामिल हैं। साथ ही साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की डोईवाला सीट पर भी तस्वीर साफ नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे नॉमिनेशन के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है और संगठन पर इसका दबाव देखा जा रहा है। ऋषिकेश विधानसभा में कांग्रेस सहित बीजेपी में 1 दर्जन से ज्यादा टिकट की उम्मीदवारी नजर आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत राम कोठारी ने स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी को लेकर जनता के बीच जाया जा रहा है। आज तक सन 73 के बाद जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, कोई लोकल विधायक नहीं हो पाया। स्थानीय विधायक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने घर का दर्द अपने पेरेंट्स को होता है, अपने जो शहर का आदमी होगा उसी को यहाँ का दर्द पता होगा। सहसपुर विधानसभा सीट से कांग्रेसी नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने टिकट की दावेदारी की है। उनकी माने तो वो लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय है और पूर्व में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्हें विश्वास है कि इस बार महिला शक्ति को सम्मान देते हुए कांग्रेस हाईकमान उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारेगी। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि यदि उन्हें टिकट दिया जाता है तो सहसपुर विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में होगी। अब हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी हैं वो लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना उनको चाहिए और देंगी भी, मुझे ऐसा लगता है। विधानसभा चुनाव में पार्टियों से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे कई ऐसे दावेदार हैं जो पार्टी की उपेक्षा से नाराज होकर टिकट पाने के लिए अब अपना गुस्सा और तेवर पार्टी को दिखा रहे हैं। इसका उदाहरण है पौड़ी विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे रिटायर आईएएस अधिकारी और कांग्रेस नेता सुंदर लाल मोयाल, जो कांग्रेस पार्टी से खफा है। 26 जनवरी भी है, उस दिन हॉलिडे होगी। मुझे अभी तक टिकट नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कई बार कि मैं अकेला एक आईएएस अफसर हूँ कांग्रेस के साथ, और वो भी रिजर्व कैटेगरी का हूँ, और 17 सीटों में मेरा एडजस्टमेंट कांग्रेस नहीं कर पा रही है। मैं कभी कभी सोचता हूं, लेकिन क्यों कि मैं एक अनुशासित कांग्रेसी हूं, इसलिए कांग्रेस के साथ जुड़ा हूं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कई मुद्दों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। रुद्रपुर में पंचिंग ग्राउंड बड़ी समस्या बनी हुई है और नगर निगम की लापरवाही लोगों पर भारी है और अब एक बार फिर से चुनावी मौसम में ये बड़ा मुद्दा बन गया है। तस्वीरों में दिख रहा पहाड़ रुद्रपुर शहर का कूड़े का ढेर है और आबादी बढ़ने के साथ साल दर साल बड़ी कूड़े की मात्रा से ये पहाड़ जैसा दिखता है। हर वक्त सुलगता कूड़ा शहर की हवा को जहरीली बना रहा है, तो वहीं यहाँ से निकलने वाली बदबू से लोग खासे परेशान हैं। हालात ये हैं कि कई बार कूड़े का ढेर सड़क तक पहुँच जाता है तो हाईवे तक को बंद करना पड़ता है। तो ऐसे में चुनावी मौसम में एक बार फिर से यही कूड़े का पहाड़ सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। देखिए, जो टंचिंग ग्राउंड है ये हमारे रुद्रपुर शहर के जो नगर निगम के लोग हैं, खास तौर से हमारे एमएनए और जो हमारे यहाँ के जो मेयर हैं, इन लोगों को काम करने की इच्छा शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। टंचिंग ग्राउंड कब का बन सकता था, बनना चाहिए भी था, लेकिन आज तक नहीं बन पाया, सिरे नहीं चढ़ पाया। आज देखिए, जहाँ पर ये शमशान घाट के सामने जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है वहाँ बिल्कुल पहाड़ बन गया है। कूड़े के निस्तारण में नगर निगम फिसड्डी साबित हो रहा है। दावे खूब हो रहे हैं मगर जमीन पर कुछ दिखता नहीं। निगम का दावा है कि यहाँ 2 ट्रोमल मशीनें लगाई गई हैं, सीबीजी प्लांट भी शुरू हो चुका है, मगर हकीकत में कूड़े की समस्या दूर हो पाएगी, ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। ट्रोमल पहले लगाया था 35 mm का, 100 mm का ट्रोमल हमारा कल से स्टार्ट हो गया है और उम्मीद है कि उसको हमने 3 महीने का टाइम दिया। 3 महीने में हमारा जो वेस्ट आ रहा है अभी शहर से निकल रहा है वो 0 हो जाएगा। नगर निगम ने हर बार की तरह इस बार भी दावा कर दिया कि कूड़े का ढेर हट जाएगा, लेकिन सच तो यही है कि रुद्रपुर नगर निगम यहाँ कूड़े का ढेर हटा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। इसीलिए एक बार फिर से चुनावी मौसम में यही कूड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव लड़ रहे आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निर्वाचन आयोग ने ऐसे कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइन जारी की है। ऐसे कैंडिडेट्स को आपराधिक मामलों की जानकारी आयोग और पब्लिक से साझा करनी होगी। रीजनल और नेशनल न्यूज़पेपर में 3 बार आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े विवरण का प्रचार प्रसार करना होगा और आरओ बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इलेक्शन कमीशन द्वारा
पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बाय कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइंस निकाले गए हैं। तो हर कैंडिडेट जो है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक पूरा फॉर्म भर के देंगे जिसमें उनका पूरा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में वो पूरा विवरण देंगे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा भी इसका पूरा इंफॉर्मेशन अपना वेबसाइट में इस कैंडिडेट के बारे में दिया जाएगा। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभाओं में 5.5 लाख मतदाता है, जिसमें से 60% से अधिक युवा मतदाता है। युवाओं को लेकर सभी राजनीतिक दल राज्य बनने के बाद दावे करते रहे, लेकिन सत्ता में आसीन होने के बाद युवाओं को सरकारें भूल जाती हैं। जिले में 5,38,000 मतदाता हैं, जिसमें से युवा 3,60,000 मतदाता हैं। 20 से 29 वर्ष तक 1,02,000 मतदाता, 30 से 39 वर्ष के 1.5 लाख मतदाता और 40 से 49 वर्ष के 1 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहेंगे। राजनीतिक दल युवाओं पर ही फोकस कर रहे हैं। सर्वाधिक मतदाता 30 साल से लेकर 39 साल के एज ग्रुप के हैं, तो वो 1,41,579 मतदाता हैं टोटल। इसको हम कह सकते हैं कि युवा मतदाताओं की संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। और जो सर्वाधिक मतदाता वाले एज ग्रुप हैं उसमें 20 से लेकर 29 साल, 30 से लेकर 39 साल और 40 से लेकर 49। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि राज्य बनने के 2 दशकों के बाद भी युवाओं को लेकर सरकारों की कोई नीति नहीं रही। रोजगार के लिए राज्य का युवा अन्य राज्यों पर निर्भर है। युवाओं को भी राजनीतिक दलों से सवाल करने चाहिए। उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ का युवा सिर्फ और सिर्फ उपयोग हुआ है और युवा अपनी भूमिका खुद ब खुद तय नहीं कर पाया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को अपनी लाइन स्वयं तय करनी पड़ेगी, उसको संगठित होना पड़ेगा, उसको तमाम राजनीतिक दलों की कठपुतली न बनते हुए उसको अपने अधिकारों के लिए, उसको अपने भविष्य के लिए खुद ब खुद संगठित होकर एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और राजनीतिक दलों से भी उसको बहस करनी पड़ेगी। राज्य में युवा ही राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा कि राज्य के युवाओं के रोजगार के लिए क्या रणनीति हो सकती है। राजनीतिक दल युवाओं को टिकट देकर भी लुभाने की कोशिश में लगे हैं। अब देखना होगा कि युवा किस दल को सत्ता सौंपते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मजबूत कैंडिडेट चयन को लेकर कांग्रेस अंतिम चरण की कसरत में जुटी हुई है और इसके साथ ही दावेदारों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। कमोवेश हर सीट की तरह रुद्रपुर में भी टिकट को लेकर दावेदारी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। उधम सिंह नगर की 9 सीटों में रुद्रपुर सबसे अधिक मतदाता वाली सीट है। 2002 और 2007 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 2012 और 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी से मुकाबले में उतरने से पहले कांग्रेस के लिए प्रत्याशी चयन भी बड़ी चुनौती है। इस सीट पर 8 दावेदार टिकट की दौड़ में हैं। सभी दावेदार खुद को पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं। जब नगरपालिका अध्यक्ष रहे तब भी हमको पार्टी ने टिकट दिया और पार्टी ने जो टिकट दिया और जनता ने भी प्यार दिया। हमने पूरे विश्वास के साथ काम किया और 9 वर्ष नहीं भी रहे तब भी पार्टी के हर कामों में और जनता के बीच में हम रहे हैं और हमने अपनी दावेदारी की है और हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी हमारे पर विचार करेगी। रुद्रपुर में कांग्रेस गुटों में बटी है। पार्टी की लगातार हार की एक वजह ये भी है, लेकिन इस बार दावेदार किसी को भी टिकट मिलने पर एकजुट होकर चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं। हालांकि अपनी दावेदारी मजबूत कहने से भी नहीं चूक रहे। मैं बहुत मजबूत यहाँ का दावेदार हूँ और मैं पार्टी अगर हम पर भरोसा जताएगी तो बिल्कुल ये सीट जो है हम जो 10 सालों से हम हार रहे हैं जीत के दिखाएंगे भारी मतों से। मैं यहाँ कृषक परिवार से हूँ और किसान जो है त्रस्त है। रुद्रपुर सीट पर बीजेपी का बड़ा प्रभाव है। कांग्रेस को इस सीट पर 10 साल का वनवास खत्म करने के लिए मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारना होगा। अब 8 दावेदारों में से पार्टी के पैमाने पर कौन खरा उतरता है, ये जल्द ही साफ होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकिए, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटता है।